सो गुड आफ्टरनून, लेट मी स्टार्ट। हम लोग अभी सबसे पहले होम असाइनमेंट नंबर 11 के जो डाउट्स रह गए थे कल, वहां से करेंगे स्टार्ट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 लिखा हुआ है, उसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो फटाफट लिखे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्या बोला? हम लोग होम असाइनमेंट नंबर 11 से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। होम असाइनमेंट नंबर 11 में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो फटाफट बताइए। आंसर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिए थे। अभी आपको डाउट्स बताने हैं तो मुझे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 पूछा है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? और आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो लिखा हुआ है, एक रिएक्शन है C3H6 की रिएक्शन NO से करा के C3H3N प्लस वाटर एंड नाइट्रोजन बना रहे हैं। उसने पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्राइल नाइट्राइल में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 420 kg ऑफ प्रोपाइलीन एंड एक्सेस ऑफ NO। सो मींस हमें C3H6 से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला काम आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो आपने इक्वेशन बैलेंस कर ही ली होगी आई होप। बैलेंसिंग कोफिशिएंट बताइए पहले इसके फटाफट। इक्वेशन बैलेंस होने के बाद कोफिशिएंट नहीं करा किसी ने बैलेंस? सर 6 4 6 6 4 6 बाकी बैलेंस है। एक बार इक्वेशन तो बैलेंस करिए फटाफट, इतना काम तो करना पड़ेगा। सर 4 6 4 6 4 6 4 6। अच्छा, लास्ट वाला इस बार है, ठीक है। दिस इज 4 6 4 6 1। अभी बैलेंस है, चेक करिए जरा एक बार जल्दी से। इक्वेशन बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बिना बैलेंसिंग के तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते आप क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 420 kg है, तो इसका मतलब 420 into 10 to the power 3 ग्राम्स हो गया। मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस 42 42, दो से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो मोल्स हो गए 420 into 10 to the power 3 by 42 which is same as 10 to the power 4 moles। अब इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मार्क करो, सो इट इज 4:6:4:6 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एक्राइल नाइट्राइल इज फॉर्म्ड, दैट मींस आपको इस सब्सटेंस का अमाउंट चाहिए। तो अगर इसके 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इधर भी 4 ही मोल फॉर्म हो रहा है, तो ये 10 to the power 5 4 मोल ही फॉर्म हो रहा है, राइट। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास बताइए C3H3N। कितना है? 53 53। so 53 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने ग्राम्स आ जाएगा। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 530 kg आपका आंसर है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है। Question number 12, it's given that the weight of lime is obtained by heating 200 kg of 95% pure limestone। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हम इसे हीट कर रहे हैं तो इससे CaO और CO2 बनेगा। इक्वेशन तो देखो बैलेंस हो गई डायरेक्टली। अब उसने बोला हुआ है 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइम। एक्चुअली में इसका मास तो 200 kg है, बट इसमें से प्योर केवल 95% है, तो इनटू 0.95 kg हो गया। इसके बाद इसके अगर मोल्स निकालेंगे तो 200 into 0.95 into 10 to the power 3 ये ग्राम्स हो गया। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज 100, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखोगे तो ये 1:1:1 ही है, तो इसका मतलब इसके मोल्स अगर लिखेंगे हम लोग तो इस सब्सटेंस के मोल्स भी यही हो गए 200 into 0.95
into 10 to the power 3 upon 1000 और फिर इसका upon 100 और फिर इसका मास लिखेंगे तो सिंपली 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। ग्राम्स हो गया, बाद में 10 पावर 3 से डिवाइड करके केजी में आंसर रिपोर्ट कर देंगे। सर इसको परसेंटेज यील्ड से कर सकते हैं। This is equal to 200 into 0.95 into 56 by 100 kg. सॉल्व करके आंसर लिख देना, ठीक है। Then you ask question number 14. 14 देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये मोल का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको लॉ सिखाया था, एग्जैक्टली वही लॉ फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पे। सर क्वेश्चन 12th में हम लोग 95% उसकी यील्ड लेते हैं ना? 95% यील्ड नहीं दिया क्वेश्चन में, देखो उसने ये नहीं बोला 95% यील्ड है, क्वेश्चन में लिखा है कि जो लाइम स्टोन है वही 95% प्योर है, तो जो बाकी है वो यूज ही नहीं होगा रिएक्शन। सर परसेंटेज यील्ड इज डिफरेंट, एक्चुअली में टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट। एक चीज ये है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वही इम्प्योर है, तो रिएक्शन तो 100% जा रही है बट कंपाउंड पूरा प्योर नहीं है। दूसरा चीज ये होती है कंपाउंड पूरा 100% प्योर है बट रिएक्शन ही 100% नहीं जा रही है, समझ गया ना। टेक्निकल डिफरेंस इज देयर, सो आंसर करने में हो सकता है कोई सेम रिजल्ट आए बट टेक्निकल डिफरेंस इज देयर। सर आपने सर इसमें 10 की बात 3 मल्टीप्लाई क्यों करा सर, वो तो पहले से केजी दिया है। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास जब नीचे डिवाइड करते हैं तो 2 ग्राम्स में होता है ना। यस ओके। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम होता है, केजी नहीं होता। या तो नीचे 10 पावर -3 मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट्स का भी तो ध्यान रखना है, साइंस की तरह सॉल्व कर रहे हैं, तुक्का थोड़ी मार रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि 10 पावर 3 पहले और बाद में कट जाएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा रिजल्ट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टेक्निकली गलत थोड़ी लिख सकते हैं, केजी में ग्राम से थोड़ी डिवाइड करता हूँ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये आपका मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको लॉ ऑफ मोल्स में क्या सिखाया था, ये जो रिएक्शन होगी वो रेशियो चलेगा 2:4:3 में, तो रिएक्शन चलेगी वो दैट विल बी इन द मोल रेशियो ऑफ 2:3:4। तो जैसे इक्वेशन लिखी है पहले उसको इक्वेशन को लिख लो सिंपली। So the equation is 2Cl2O7 gives 4ClO3 plus 3O2। तो अगर हमारे पास इसके स्टार्टिंग में कुछ भी A मोल है तो जब रिएक्शन होगी तो A - 2x 4x और 3x बनेगा। तो ये जो रेशियो 2:4:3 है ये किसका रेशियो है, ये और ये, मतलब Cl2O7 जितना रिएक्ट कर रहा है वो 2 मोल्स में के रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, ClO3 जितना फॉर्म हो रहा है वो 4 मोल के प्रोपोर्शन में फॉर्म हो रहा है, और जो ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है वो 3 मोल्स के फॉर्म में फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे लिखा था रेशियो ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2O7 ClO2 एंड O2 will be 2:4:3। समझ गए। तो जो मोल्स चेंज हो रहे हैं वो रेशियो 2:4:3 आएगा, मतलब रिएक्टेंट जितना रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट जितना फॉर्म होगा दैट विल बी इन द मोल रेशियो ऑफ 2:4:3, ठीक है। क्योंकि आपको एक्जेक्टली 2 ग्राम Cl2O7 लेने की कोई जरूरत नहीं है, 2 मोल Cl2O7 लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो मोल रेशियो है Cl2O7 ClO2 और O2 वो भी जरूरी नहीं 2:4:3 हो, क्योंकि हो सकता है Cl2O7 बच जाए रिएक्शन में, बट जो कंज्यूम होगा वो बिल्कुल कंफर्म 2 रेशियो में, और जो फॉर्म होगा वो 4:3 रेशियो में बनेगा, ये कंफर्म है ऑलवेज, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है सेमीकंडक्टर YBA2Cu3O7 is prepared by the reaction involving this, the mole ratio in which the compound should be combined। तो आपको इसको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो Y2O3 BaO2 और Cu2O की रिएक्शन से YBA2Cu3O7 बन रहा है, तो Y2O3 है तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, Y बैलेंस हो गया, बेरियम अपने आप बैलेंस हो गया, ठीक है। अभी कॉपर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 लिख लो, कॉपर भी बैलेंस हो गया, देखिए। अब ऑक्सीजन देखो अगर अपने आप बैलेंस हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। सो ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड इज 14, लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम के 2 भी नहीं 4 लिखना पड़ेगा, बेरियम आपके 4 हो गए ना। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस चेक कर लो एक बार,
पहले हमने वाई बैलेंस करा, वाई बैलेंस करने के बाद बेरियम बैलेंस करा, बेरियम बैलेंस करने के बाद कॉपर बैलेंस करा, कॉपर के बाद ऑक्सीजन चेक कर लिया। अब एक बार बैलेंसिंग चेक कर लो फटाफट। सर इस क्वेश्चन में जरूरी है कि कोई बाय प्रोडक्ट बने ही ना, जैसे तो लिखा है ना उसने, a semiconductor is prepared by the reaction involving this thing। अब जो लिखा उसी से तो बनाएंगे, हमें एग्जैक्ट रिएक्शन थोड़ी पता है, कोई स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं है ना, तो जो गिवन है वही यूज करेंगे। तो इसके हिसाब से जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो रेशियो विल बी 1:4:3:2, ये मोल रेशियो होगा। तो उसने बोला था मोल रेशियो इन व्हिच द कंपाउंड शुड कंबाइन विल बी इन अ मोल रेशियो 1:4:3। ठीक है सर एक बार 6 रिपीट कर दें सर, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए सर। इसमें आपको इक्वेशन बैलेंस करनी है पहले, YBA2CU3O7 इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में मैंने पहले इट्रियम बैलेंस किया, Y 2 यूनिट्स, बेरियम बैलेंस करा 4 यूनिट्स, कॉपर बैलेंस करा 6 यूनिट्स। बैलेंस करने के बाद कोएफिशिएंट देखो 1:4:3 है। 6 क्वेश्चन सर, 6 क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट है। चलो इसके बाद पैकेज में बोलो। सर पैकेज में बताओ कौन सा डाउट। पैकेज में कोई डाउट पूछना है? यस सर। हाँ बोलो, पैकेज का क्वेश्चन नंबर बोलो। सर एक्सरसाइज 1 का 28 वाला। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 28। ये मतलब सर सी क्या? क्या बेटा? हाँ सर यही वाला। तो हम लोग एक्सरसाइज 1 से अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 28 लिख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। फॉर्मूला देखो, Mg3PO4 होल ट्वाइस है। अगर हम इसका एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 ऑक्सीजन एटम्स है। इतना क्लियर हुआ पहले? If I'll take one molecule, then it will contains 8 oxygen atoms. फॉर्मूला देख लो पहले। ठीक है, अपने क्वेश्चन में दे रखा है, तो अगर इसका एक ऑक्सीजन एटम लेंगे तो इसके 1/8 मॉलिक्यूल लगेंगे। और हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब 0.25 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स है। तो ये 0.25 इंटू Na/8 मॉलिक्यूल्स हो गए। और इसी को अगर मोल्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.25/8 मोल्स हो गए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 81 बता दीजिए एक्सरसाइज 1 में। इसी में एक्सरसाइज 1 का कौन सा? 81 आपने 6 क्वेश्चन दिए थे 81 to 86। हाँ अभी 81 तक पहुंच रहा हूं। पहले और बीच में कोई इसके पहले पूछना है? तो इसका आंसर जो आपने लिखा है उसका आंसर बी आना चाहिए, बट पीछे सी आ रहा है। यस सर। 28 में बोल रहा हूँ सर 0.25/8 भी आना चाहिए। सर बी आना How many चाहिए moles of सर। magnesium phosphate would contain? हाँ तो अगर आंसर ऐसा है तो चेक करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो आंसर करेक्ट कर लीजिए इसको। सर एक बार 27 भी दिखा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? 27 बताने। यस सर। तो
तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, लिखा है देयर इज अ सैंपल ऑफ 1.8 ग्राम NH4 प्लस आयन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Y एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर Z, देन X प्लस Y प्लस Z लिखना है। तो देखो हमारे पास NH4 प्लस आयन है, पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स हुए 1.8 by 18, दिस इज 0.1। फिर नंबर ऑफ आयन्स निकालो, दिस इज 0.1 into Na। इसके बाद आपको निकालना है लाइन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। तो 0.1 Na into नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन इज 7, हाइड्रोजन इज 4 और एक प्लस है तो एक कम हो गया, ये टोटल 10 हो गया। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 7, हाइड्रोजन के पास होता है 1 into 4 और इसमें से प्लस होने की वजह से एक कम कर देंगे। So 7 plus 4 11 minus 1 means 10. This will come out to be Na. Then it is asked number of protons. जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर में क्या करेंगे 0.1 into Na into 11, so 1.1 Na। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 0.1 into Na। अब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन पास तो होता नहीं, केवल नाइट्रोजन पास आएगा, तो 0.7 Na। इसको सम कर दीजिए, 2.8 Na आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर 28 दिखा दीजिए एक बार। 28 यस पूरा सर। 28 में आपको बोला हुआ है कि उसका एक मॉलिक्यूल लेंगे, अगर हम Mg3PO4 तो उसके एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फर्स्ट ऑक्सीजन का नंबर आएगा दैट विल बी 8। तो एक मॉलिक्यूल में 8 ऑक्सीजन एटम है, तो अगर एक ऑक्सीजन एटम लेंगे तो 1/8 मॉलिक्यूल लगेगा। उसके बाद Yes. 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया है तो 0.25 into Na हो गया। यस सर। ओके सर। 0.25 into Na/8 हो गया, बस उसको सॉल्व कर देना है। वो मॉलिक्यूल से Na से डिवाइड कर देना है, मोल से। ठीक है, और कोई इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करना है। सर क्वेश्चन 29। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन 29 81 वाली सीरीज में कौन सा क्वेश्चन? अच्छा 29 पे पूछो एक मिनट। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट मास। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अल्फा से तो कम ही होगा ना। अल्फा के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। सर 33। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन लग समथिंग सेम होता है ना सर? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होता है, इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन कंबाइन करेंगे तब अल्फा बनेगा। ओके। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन द एम्प्टी वेसल एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। तो देखो आपको पता है कि अगर कोई भी गैसेस हैं उनके अंदर टेम्परेचर और वेसल सेम लिया हुआ है तो प्रेशर और मोल्स का रेशियो सेम आता है। तो हमारे पास जो प्रेशर ऑफ C2H6 आएगा और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का अगर हम रेशियो लिखेंगे कि मोल रेशियो ऑफ C2H6 बाय मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा सीधे सीधे। PV इक्वल टू nRT होता है, V R T सब सेम है अगर, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल हो गया। तो अगर यहाँ इसका रेशियो अप्लाई करेंगे तो मास सेम दे रखा है, तो ये x/30 हुआ, इसका मास x/2 हुआ। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये वैल्यू 1/15 आ जाएगी। अब उसने पूछा फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, तो मतलब आपको निकालना है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ C2H6। ये तो फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। तो अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू बन जाएगी। और प्रेशर ऑफ C2H6 बाय हाइड्रोजन आप 1/15 सॉल्व करके निकाल चुके हैं। यस। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 15/16।
ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखो हमें दिया हुआ है 34 में दिया हुआ है द मास ऑफ 2 लीटर ऑफ गैस एट 2.5 ग्राम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन दैट गैस में बी। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं तो आपको पता है 1 मोल गैस के लिए जो वॉल्यूम होता है ये होता है 22.7 लीटर्स। ठीक है, तो इससे आप गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो हमारे पास कंडीशन गिवन है 2 लीटर का मास दे रखा है 2.5 ग्राम, सो 22.7 लीटर्स का मास कितना हो जाएगा 2.5 by 2 into 22.7, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस निकल आएगा। इसको जरा सिंपलीफाई करके बताइए कितना आ रहा है। 28 ऊपर नीचे। अप्रोक्सीमेटली 28.37 समथिंग आ रहा है, ऐसे कुछ राउंड ऑफ करेंगे तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखो किसका मॉलिक्यूलर मास 28 के आसपास है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। इसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 82। अच्छा 30th क्वेश्चन भी पूछोगे, क्वेश्चन नंबर 30 और देख लीजिए एक बार। In question number 30 it is given molar ratio, although मैंने लास्ट क्लास में बताया था molar ratio of Fe2+ and Fe3+ in the mixture of ferrous sulfate and ferric sulfate having equal number of sulfate ions। तो देखो हमारे पास ferrous sulfate है, ferric sulfate है, अज्यूम कर लो कि ये A मोल है, ये B मोल है। यहाँ से Fe2+ अगर लिखेंगे तो A मोल आएगा, यहाँ से Fe3+ लिखेंगे तो 2B मोल आएगा, यहाँ से सल्फेट आयन लिखेंगे तो A मोल आएगा, और यहाँ से सल्फेट आयन लिखेंगे तो 3B मोल आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि सल्फेट आयन बराबर है तो A इक्वल टू 3B हो गया। आपसे रेशियो पूछा है Fe2+ by Fe3+ का, तो ये वैल्यू हो जाएगी A/2B और A की जगह 3B पुट कर दीजिए, 3B by 2B मीन्स 3:2। ठीक है, मैंने बात क्वेश्चन नंबर 82। वहाँ पे वो खुद वो है ही था अच्छा, अंदर मुझे अभी जाने की जरूरत है। 82 क्वेश्चन में लिखा है वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ NO2 and N2O4 is 34.5, द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ NO2 इन द मिक्सचर। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगा दो, अपने पास NO2 और N2O4 है, इसके मोल A मान लो, तो ये आपका 100 - A या 1 - A मान लो। परसेंटेज अबंडेंस पूछा गया है, तो उसका अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो A × 46 प्लस 100 - A × 92 डिवाइडेड बाय 100, इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ गया 69। और ये वैल्यू अपने को 34.5 × 2 दी होगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी × 2 मॉलिक्यूलर मास होता है। यहाँ से सॉल्व करके A निकाल। ठीक है, आंसर आ रहा है इसका परफेक्ट, किसी ने सॉल्व किया? यस सर, आ रहा है 50%। Yes, sir. 50%। इसके बाद आपने अगला क्वेश्चन पूछा है 83। 83 देखो ये अपना कैनेजारो प्रिंसिपल का क्वेश्चन हो गया।
83 में लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है और 20% नाइट्रोजन है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बताना है। तो अगर हम इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट x अज्यूम कर लें, तो x का जो 20% है वो नाइट्रोजन का अमाउंट होगा, और मैंने बोला था कि कम से कम एक नाइट्रोजन जरूर कंसीडर करते हैं। तो अगर इस मॉलिक्यूल में कम से कम एक नाइट्रोजन होगी तो उसका मास कितना होगा? 14 ग्राम। ज्यादा भी नाइट्रोजन हो सकती है, तो मास 40, 28, 42, 14 के किसी भी मल्टीपल में हो सकता है। बट उसने बोला मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हम कम से कम एक नाइट्रोजन अज्यूम करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1400 by 20, 70। ठीक है। 70। के बाद आपने पूछा 69। 69 अभी नहीं होगा बेटा, अभी कंसंट्रेशन टर्म सिखाएंगे तब करना है। 83 में हम लोगों ने कैनिजारोस प्रिंसिपल लगाया मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास की टेक्निक क्या सिखाई थी? कम से कम एक मॉलिक्यूल, एक एटम जरूर प्रेजेंट होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में कम से कम एक नाइट्रोजन एटम जरूर प्रेजेंट होगा। इसका मतलब नाइट्रोजन का मास इस कंपाउंड के अंदर कम से कम 14 जरूर होगा। तो अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास x मान लिया है, तो x का 20% जो है वो 14 के इक्वल है, क्योंकि हाफ नाइट्रोजन नहीं हो सकता। सबसे कम नाइट्रोजन होगा तो भी 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा, ज्यादा होगा तो उसका डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स कितना भी हो सकता है, वो क्वेश्चन पे लिखो। हमसे चूंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा है, ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते? नाइट्रोजन 20% ले लिया, हाइड्रोजन को x ले लिया और कार्बन को x-20 पर एवरेज फॉर्म दे दो। उससे करोगे क्या? इतनी मेहनत क्यों करेंगे? फॉर्मूला भी निकाल लेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी निकाल पाओगे। नाइट्रोजन 20% है, हाइड्रोजन को x मान लिया, तो कार्बन को 20 - x मान लिया, बट इससे निकला क्या? कैनिजारोस प्रिंसिपल लगाते हैं मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए। आपको टेक्निक सिखाई हुई है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का मतलब जिस भी सब्सटेंस का परसेंटेज दिया है उसका कम से कम एक एटम काउंट कर लेना है, बस। दैट इज द ओनली टेक्निक। इससे ज्यादा कोई एफर्ट नहीं मानना होता। या तो कैनिजारोस प्रिंसिपल लगाओ, या सिंपली मैंने बोला कि एक एटम कंसीडर करते हो, आप आंसर लिखो। देन इट इज 84। 84 में लिखा था अमाउंट ऑफ जिंक नेसेसरी टू प्रोड्यूस 224 ml ऑफ हाइड्रोजन एट 1 atmosphere 273 केल्विन बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद विल बी। ये सिंपल इक्वेशन वाला सवाल हो गया। आपने पढ़ा हुआ जिंक की रिएक्शन अगर एसिड से कराएंगे, तो लेट्स से यू टेक H2SO4, तो यहां से जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। तो उसमें इसका 224 ml दिया हुआ है 1 atm 273 केल्विन पे, तो उसके मोल्स लिखेंगे अगर, तो 224 by 22400 लिखेंगे, जस्ट 0.01 मोल। और एक मोल हाइड्रोजन बनाने के लिए एक ही मोल जिंक चाहिए, उसका भी 0.01 मोल हो जाएगा। फिर इसका मास लिखेंगे तो 0.01 into 65 कर देंगे, 0.65 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। और कोई क्वेश्चन? डन ना? ओके, सो नाउ वी मूव टू आवर चैप्टर। हम लोग लास्ट क्लास में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तक पढ़ चुके थे। अभी हम लोग आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। राइट डाउन द नेक्स्ट टाइटल, एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपका और कोई डाउट बचा है पैकेज में तो क्वेश्चन नंबर लिखो, मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या पूछना है? सर जो वर्कशीट आपने कल प्रोवाइड कराई थी उसके भी क्वेश्चन पूछ सकते क्या? मैंने कौन सी वर्कशीट प्रोवाइड करी? 11 डीपीपी डिस्कस तो कर दी। सबसे पहले होम असाइनमेंट 11 ही तो डिस्कस किया था। नहीं सर, आपने एसएसबी वाले ग्रुप में एक वो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल वाले। सर वो पैकेज ही तो है। हाँ सर, उसके भी क्वेश्चन बताएंगे क्या? वही तो बता रहे थे, अभी तक पैकेज ही तो डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से। अरे यार, ओके सर समझ गए। अभी तक जो क्वेश्चन बता रहे थे पैकेज से ही तो बता रहे थे। चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे फटाफट। तो क्वेश्चन में लिखो, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड
Sir, exercise 2 package key. Write down it is simplest formula of the compound. It is the simplest formula of the compound. तो जैसे मान लो हमने एक फॉर्मूला लिया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज फॉर्मूला है C6H12O6। तो अगर हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो ध्यान रखना है सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना होता है। तो सिंपलेस्ट मतलब अगर हम इसमें 6 से डिवाइड करते हैं तो CH2O लिख सकते हैं। So this is referred as empirical formula. समझ आया? जैसे दूसरा कंपाउंड है हम लोग बेंजीन। बेंजीन फॉर्मूला है C6H6। अब अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है तो उसमें 6 से डिवाइड करके CH लिख सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना होता है, ठीक है? इतनी बात समझ आई? तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और आपको उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है तो आप क्या करो, उसमें जिससे जो मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर्स लाए जा सकते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं और सिंपलेस्ट होल नंबर में जो फॉर्मूला लिखा जाता है दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो एक्चुअली में परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेट हो रहा है। अगर हमने ये फॉर्मूला लिखा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल रेशियो है 1:2:1 है। दिस इज मोल रेशियो। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का एडवांटेज है। तो अगर आपको किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया जाएगा तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके मोल्स का क्या रेशियो है वो नोन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसमें एक टेक्निकल पार्ट है, सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन डाला हुआ है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक बार पढ़िए फटाफट। थोड़ा सा डेफिनेशन लिखिए पहले। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन one molecule of a substance. Molecular formula on the other hand gives the actual number of atoms present in that molecule. So molecular formula is n into empirical formula and n can be a simple integer 1 2 3 4 5. तो अगर अभी भी n निकालना होगा तो molecular mass का empirical formula mass से डिवाइड कर देंगे। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी एम्पिरिकल फॉर्मूला से हम लोग क्या इंटरप्रेट करते हैं। तो मैंने ट्रू फॉल्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है पहले, तो उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ एक्चुअली। These 6 questions are there. आप एक बार ध्यान से देख लो, आंसर्स मैं आपको 1 मिनट बाद बताता हूँ, आप फटाफट क्वेश्चन देखते जाओ। आपको कहीं कुछ डिफिकल्टी लग रही है तो पूछो। फर्स्ट यू हैव टू आंसर ऑल 6 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। तो अगर आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए तो एक बार आंसर चेक करिए फटाफट। वंस आंसर इज क्लियर तब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट में लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम। क्वेश्चन पे ध्यान से देखना है, इट्स गिवन मे बी सेम। मे बी सेम का मतलब होता है कि सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जैसे दोनों एग्जांपल्स लिखूं, लेट्स से हमने अभी ग्लूकोज लिखा, इफ आई राइट ग्लूकोज तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2O है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला डिफरेंट, तो डिफरेंट हो सकता है, बट सेम वाला केस अगर चेक करना है तो हमने जैसे मान लो सिंपल कंपाउंड लिखा है HCHO, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। दूसरा कंपाउंड जैसे लिखूं सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, समझ आ रही बात? नहीं तो किसी भी सब्सटेंस में जिसमें उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकते हैं, तो ये ट्रू हो गया। दूसरे स्टेटमेंट लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेम, ये फॉल्स हो गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेम, ये फॉल्स हो गया। कैसे? जैसे मान लो हमने एसिड क्लीन लिया C2H2, C2H2 इज एसिड क्लीन, और एक सब्सटेंस लिया बेंजीन C6H6,
अगर हम इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो CH आएगा, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH आएगा। समझ आया? दूसरा एग्जांपल जैसे मान लो हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6 और एक सब्सटेंस लिया एसिटिक एसिड CH3COH। अब दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल के देखो। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी देखो CH2O आएगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी CH2O आएगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई दो अलग अलग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है बट उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम आ जाए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्मूला दोनों केस में सेम बन जाए। सर ग्लूकोज और स्टार्च का नहीं हो सकता सेम? हो सकता है, ऐसे बहुत सारे, स्टार्च का तो नहीं एग्जैक्टली बनेगा बट हाँ रिपीटिंग यूनिट सेम होती है, तो ऐसा नहीं, मैंने एक एग्जांपल है, वैसे बहुत सारे लिख सकते हैं। अभी हम फॉर्मिक एसिड लिख देंगे तो भी सेम आ जाएगा। तो जिनके जिनके एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, जैसे इसके ऊपर देखो फॉर्मल्डिहाइड है SCHO, दैट इज आल्सो CH2O बेसिकली, उसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। तो इट्स पॉसिबल, इट इज पॉसिबल कि दो अलग अलग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग हो बट एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो जाए, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला केवल मोल्स का रेशियो बताता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। तीसरे पार्ट में देखो, इट्स रिटन इफ टू कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे हैव सेम वेपर डेंसिटी। ये फॉल्स हो गया, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास का आधा। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट आएगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट आएगा तो वेपर डेंसिटी सर्टेनली डिफरेंट आएगी। ये लॉजिक समझ आया आपको? क्योंकि वेपर डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। ठीक है, अगले केस में लिखा है टू कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला है सेम परसेंटेज कंपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो कंपाउंड हम ऐसे लेंगे जिनका एम्पिरिकल, मेरा इंटरनेट कनेक्शन लैग कर रहा है, तो अगर कोई भी दो सेंड कंपाउंड कर ऐसे ले रहे हैं जिनका दीजिएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, वीडियो उनका, लेक्चर तो मैंने बोला किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन सेम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का मोल रेशियो होता है। तो अगर एलिमेंट्स का मोल रेशियो फिक्स्ड है तो परसेंटेज कंपोजिशन हर बार सेम आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। अगर किन्हीं भी दो कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है तो उसका परसेंटेज कंपोजिशन सेम होता है। ठीक है, अगले पार्ट में लिखा है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C2H2। ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CH। ध्यान रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना होता है, सिंपल फॉर्मूला नहीं लिखना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि आपने 3 से डिवाइड कर दिया तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला तब बनेगा जब वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा, मतलब उससे फर्दर डिवाइड आप नहीं कर पाओगे, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेशियो आ रहा है वो लिखना होता है। ठीक है, यहाँ तक ओके? इसके बाद लिखा था कंपाउंड हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला मस्ट हैव सेम प्रॉपर्टीज। ये एकदम फॉल्ट हो गया, क्योंकि कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होने से कंपाउंड सेम होना जरूरी नहीं है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो सर्टेनली उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ सकती है। वैसे मैंने देखो ऊपर एग्जांपल लिखा है, एसिटीन है, बेंजीन है, एसिटिक एसिड है, ग्लूकोज है, इनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला के पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उसको अपने थ्योरी नोट्स में प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेना। मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगा नोट्स, तो उसको ध्यान से लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड्स के केस में सेम हो सकता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेम, ये गलत बात है। ऐसा हो सकता है कि दो कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम निकल जाए, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो वेपर डेंसिटी कभी सेम नहीं हो सकती, मतलब मॉलिक्यूलर वेट हमेशा डिफरेंट आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है तो उसको सिंपल फॉर्मूले में नहीं लिखा जा सकता। कोई भी दो कंपाउंड जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन जरूर सेम होगा। और लास्ट पॉइंट, अगर कोई भी कंपाउंड जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो उसकी प्रॉपर्टी सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होती है। समझ में आ रही बात? फॉर्मूले से सिर्फ ये पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट किस प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, दैट इज इट। ठीक है, अब देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला की जो कैलकुलेशन है वो एक सिंपल प्रोसीजर है, एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, क्योंकि स्कूल एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, उसके इसका एक पूरा सेट प्रोसीजर है जिससे हमें सॉल्व करना सीखना है। तो देखो अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है
हो सकता है आप पहले से जानते हो। तो अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो उसमें प्रेजेंट है। तो लेट्स से कंपाउंड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर हम इनके एटॉमिक वेट लिखते हैं। दिस इज 12, 1 एंड 16। देन वी राइट देयर परसेंटेज कॉम्पोजिशंस। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे x, y और z दिया हुआ है, बट आपको ये चीज चेक करनी होगी इसका सम जो है वो 100% आना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट करते हैं। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि अगर मास बाय एटॉमिक वेट कर दोगे आप तो क्या निकल आएगा, मोल्स। दिस बिकम्स x by 12, दिस बिकम्स y by 1, दिस बिकम्स z by 16। कालू तो बट्टी है। और फिर हम निकालेंगे इसका सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब होता है कि जो हमारे पास परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट की वैल्यूज आ रही है, इसको नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उससे बाकी सब में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन के एंगल से लिखूं लेट दिस इज स्मॉलेस्ट, कोई भी हो सकता है, तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको भी सिर्फ तरीका सिखा रहा हूं। सो लेट इट इज स्मॉलेस्ट, तो इससे बाकियों में डिवाइड करके नियरेस्ट इंटीजर में लिख दिया जाता है। तो उसको हम लोग लिखेंगे x by 12 into 16 by z, ये हो गया y by 1 into 16 by z, और ये हो गया 1, और इसको हम लोग नियरेस्ट इंटीजर में प्लेस कर देंगे। ठीक है। तो अगर इसकी नियरेस्ट इंटीजर, अगर मैं इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लेट से a ले आता हूँ और उसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू b आती है सपोज करो, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा, भी मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन से सॉल्व करना सिखाऊंगा, पहले आप तरीका सीख लो बस। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे दैट विल बी CaHbO1। फिर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट विल बी A into 12 plus B into 1 plus 16। फिर हम क्या करेंगे, एक स्मॉल नंबर n नंबर निकालेंगे, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। और फिर अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा 100 रुपए चाहिए 10 तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाला था। तो अभी अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो क्या करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला में इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज अ टेक्निक जिससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। सर उसमें हम लोगों ने क्या 16/z क्यों मल्टीप्लाई किया? वो टेक्निक एक्चुअली में सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का मतलब जो उसमें सबसे छोटी वैल्यू है उससे बाकी सब, मैंने आपको तरीका सिखाया, जैसा ट्रिक। बेसिकली एक्चुअल रूल ये है कि आपने जो मोल्स निकाले, एक्चुअल रूल ये है कि जो आपने परसेंटेजेस निकाला उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, मतलब नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में रेशियो में लिखना है। वो आप अपने ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हो, बट अगर किसी को ऑब्जर्वेशन नहीं क्लिक कर रहा है तो सबसे सिंपल रास्ता क्या होता है कि जो उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू हो उससे बाकी सब में डिवाइड कर दो और फिर नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लिख दो, तो आपका आसानी से एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। एक्चुअल एम इज कि हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, ये रेशियो अगर हम निकाल लेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। आंसर n क्या होता है? n हमारा आपने बताया ना, n इज मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा दैट इज रेफर्ड एज n। अभी जैसे फॉर्मूले में लिखा है ना ऊपर देखो, दिस n इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड, दिस इज रेफर्ड एज n। तो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जिस नंबर से डिवाइड करा था, अगर आप उसी नंबर से एम्पिरिकल फॉर्मूला में दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है सर, हम लोग कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकते हैं सर। आपने z/16 ली, अगर कोई भी ले सकते हैं कि सर सिर्फ जो बेटा स्मॉलेस्ट तो एक ही वैल्यू आएगी ना, कोई भी कैसे ले लोगे, तीन में से कोई एक वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी ना। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम। तो मैंने माना आप एक्स वाई जेड से थोड़ी पता चल रहा कौन सी स्मॉलेस्ट है, तो क्वेश्चन में जो स्मॉलेस्ट आएगा उससे बाकी सब में डिवाइड कर देना है। अभी मैंने क्वेश्चन के अजम्पशन से मान लिया कि भाई z/16 स्मॉलेस्ट आ रहा है,
तो उससे बाकी सब में डिवाइड कर दिया। वो कोई भी आ सकता है, तो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी एक क्वेश्चन लिखो आप फटाफट, एक क्वेश्चन लिखो तो आपको आइडिया आएगा कैसे करना। क्वेश्चन में लिखो, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला and molecular formula of the substance molecular formula of the substance if molecular weight is 60 and percentage composition is carbon 40%, hydrogen 6.67% and oxygen is 53.33%। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर लो आप, यहाँ पे से नोट बना के लिख लो, if total percentage not 100 then rest is oxygen। तो अगर कभी भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते टाइम जो परसेंटेजेस गिवन है वो परसेंटेजेस अगर 100% नहीं पहुंच रहा है तो 100 से जितना भी कम है वो हम ऑक्सीजन मान लेते हैं। अभी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सॉल्व करने का। So whenever total percentage of elements given is not 100, then the difference amount is always oxygen। तो जैसे अभी इस क्वेश्चन में अगर मैं ऑक्सीजन नहीं देता तो आपको अपने आप अज्यूम कर लेना था कि कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है, तो रेस्ट विल बी ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल अपने पुराने तरीके से, तो सबसे पहले आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आपको एटॉमिक वेट लिखना है। अभी देखो पूरा प्रोसीजर केवल स्कूल एग्जाम में लिखना है। आपको आईटी एग्जाम में या मेंस में अगर जल्दी सवाल करना है तो आप सिंपल बोर्ड सिंपलेस्ट रेशियो निकालो डायरेक्ट। अदरवाइज स्कूल एग्जाम में थोड़ा प्रोसीजर से लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको पहले प्रोसीजर से एक दो सवाल लिख के दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे। हमें एक्चुअली में परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट निकालना होता है। दिस इज 40/12, 6.67 and 53.33/16। और फिर यहाँ से निकालना है सिंपल रेशियो। तो अगर आप चाहो तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये 6.67 है और ये भी सॉल्व करोगे तो 3.3 समथिंग आ जाएगा। तो 3.3 स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, उससे डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगा 1:2:1। यस सर। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे अगर आएगा 12 + 2 + 16 which is 30। फिर n निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास 60 दे रखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 30 दे रखा है, सो दिस वैल्यू विल बी 2। तो यहाँ से अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे
हो जाएगा C2H4O2। ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपको फॉर्मूला क्लिक कर जा रहा है तो आप CH3COH भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको फॉर्मूला देख के समझ आ रहा है कि कौन सा कंपाउंड है तो आप कंपाउंड लिख सकते हो, नहीं समझ आ रहा है तो आप C2H4O2 भी लिख के छोड़ सकते हो। सर कंपलसरी तो नहीं है ना? नहीं नहीं कंपलसरी नहीं। आपको एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो आप C2H4O2 भी लिख के छोड़ सकते हो, बट चूंकि अभी आप केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ये चीज समझ जाओगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया प्रोसीजर? अगर आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आप सिस्टमेटिक समझ गए हो कैसे लिखना है तो स्कूल एग्जाम में बस वैसे ही लिख दीजिएगा। बाकी अभी आप क्विकली भी सॉल्व कर सकते हो। आपको सिंपली परसेंटेज मोल रेशियो लिखना है सिंपली, तो आपको जो परसेंटेज है उसमें एटॉमिक मास को डिवाइड करके बस रेशियो लिखना है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देयर इज नो नीड कि उतना टेबल फॉर्म कर। बट स्कूल एग्जाम के लिए याद रखना है कि प्रॉपर टेबल फॉर्म करके सिस्टमेटिक स्टेप्स के साथ लिखना होता है। इफ यू नॉट राइट कंप्लीट स्टेप्स तो वहां पे मार्क डिडक्ट हो जाते हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस के एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, तो देयर इज नो नीड कि आप पूरा प्रोसीजर लिखें। आपको जल्दी सवाल सॉल्व करना होता है तो आपको सिंपली मोल रेशियो कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, जो परसेंटेज गिवन है उसमें एटॉमिक मास से डिवाइड करके इमीडिएटली सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। सर जैसे 99.99% इन हाँ सब तो का उसको total 100 एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज़ ऑल दीस डेटास आर एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो अगर 99 पॉइंट समथिंग पहुंच गया दैट मींस इट इज परफेक्ट, फिर रेस्ट इज ऑक्सीजन लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर परसेंटेज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेट्स से 80% आ रहा है तो 20% ऑक्सीजन होगा, 90% आ रहा है तो 10% ऑक्सीजन हो सकता है। इफ इट इज 99.6 लेट्स से, तो उसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल डेटा राउंड ऑफ करा गया, इसलिए थोड़ा रिजल्ट्स में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ राउंडिंग ऑफ, तो उतना अज्यूम कर लिया जाता है बिकॉज़ दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जिससे हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीका है, इसलिए यहाँ पे जितने डेटा मिलेंगे वो सब प्रैक्टिकल डेटा होते हैं। आप आंसर भी देखोगे, जैसे मोलर मास देखो 98.96 दिया है, so this is like what you will say experimental data। तो राउंड ऑफ करना अलाउड है, आप उतना कर सकते हैं हमेशा। तो यहाँ पे भी देखो, अगर प्रोसीजर से लिखना है तो या सिंपली आप एटम्स के रेशियो लिख लो फटाफट। तो हमारे पास एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 24.27, हाइड्रोजन दे रखा है 4.07, क्लोरीन दे रखा है 76.65। ये हमारे परसेंटेजेस हैं। क्या एटॉमिक मासेस से डिवाइड कर दो बाई 12 बाई 1 बाई 35.5। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2:4:2 बन रहा है, यानी सिंपल रेशियो हुआ 1:2, 2:1। हमें नियरेस्ट इंटीजर लिखना होता है, इसलिए बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन नीडेड नहीं होती। तो इससे अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा CH2Cl और फिर अगर हमें इसकी N की वैल्यू निकालनी है तो मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 98.96 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट इज 12 + 2 + 35.5। यहाँ से सिंप्लीफाई करके N बताना है कितना आ रहा है। N is सर 2 एंड अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली निकालना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी sir C2H4Cl2। आप चाहो तो पूरा टेबल बना के सॉल्व कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं बन रहा है तो आप प्रॉपर टेबल बना के सॉल्व करो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको बात समझ आ गई है तो आप ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। ये एक्चुअल में कोई कंपाउंड है जब हमने निकाला? हाँ बिल्कुल, एक तो नहीं है। CH3 CH2 Cl बने, CH3 CH2 Cl2 बने, बहुत सारा कॉम्बिनेशन। इथेन जानते हो C2H6, उसके 2 H हटा के Cl लगा दो,
सर हालो एल्केन। हेलो एल्केन, बिल्कुल ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक? चलो, दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। पिछला क्वेश्चन क्लियर है, देन गो फॉर दिस क्वेश्चन। पिछला वाला समझ आ गया ना पहले सबको? एलिमेंट्स का परसेंटेज दिए हुए हैं, परसेंटेज में आपने एटॉमिक मासेस से डिवाइड करा, मोल रेशियो निकाला और सिंपलेस्ट मोल रेशियो लिखते हैं हम लोग। अगर ध्यान से देखो तो हम लोग एक्चुअली मोल रेशियो लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग मोल पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात जल्दी समझ आएगी। और ये आपका सिंपलेस्ट मोल रेशियो आ गया। और अगर सिंपलेस्ट मोल रेशियो आ जाता है तो उसी से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाता है। ठीक है, नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अभी पहले एक तो फंडामेंटल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग सीधे ट्रिकी क्वेश्चंस पे चलेंगे। अभी टिपिकल एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा 1 मिनट बाद। पहले आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए। तो देखो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कंपाउंड कंटेन्स इक्वल masses of the elements of A, B and C. If the atomic masses of A, B, C are 20, 40 and 60 respectively, then the empirical formula of the compound. तो देखो फिर से यहाँ पे देखो हमारे पास 3 एलिमेंट है A, B, C के मासेस सेम दिए हैं, तो हमने सबको x x x अज्यूम कर लिया। आपको एक्चुअली में मोल रेशियो लिखना होता है, तो अगर मोल्स लिखेंगे तो ये x/20 हो गया, ये x/40 हो गया, ये x/60 हो गया। ठीक है, अब आपको सिंपलेस्ट मोल रेशियो लिखना है। सिंपलेस्ट मोल रेशियो लिखने के लिए क्या करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, ये आ जाएगा 6:3:2। एक बार ये चेक कर लीजिए आसानी से। आप पूरे प्रोसेस को x से डिवाइड कर दो और 120 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? और सिंपलेस्ट रेशियो 6:3:2 आ गया, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? It will be A6 B3 C2। समझ में आई बात? यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ पहले आप सबको? यस सर। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी सवाल पे चलते हैं। हम लोग अपने पैकेज में जा रहे हैं। पैकेज में हम लोग एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सबसे पहले। दिस इज द क्वेश्चन नाउ। वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन एक्सेस कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ आपके लिए। आपको एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर
1 करना है सबसे पहले। देखो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। करना वही है बट इन्होंने थोड़ा सा तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है, तो हमें उसी एंगल से इसको समझना पड़ेगा। So देखो in the question is given a welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram of carbon dioxide and 0.690 gram of water and no other product. The volume of 10 liter measured at STP of this welding gas is found to be 11.45 gram. The empirical formula, molar mass of the gas and molecular formula of the gas respectively आपसे पूछा गया है। तो देखो आपको बोला है कि कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हमारे हिसाब से उसका फॉर्मूला कुछ CXHY टाइप्स होगा। ठीक है, अब उसने बोला हुआ है कि इसको हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया हुआ, तो उससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक CO2 और एक वाटर। तो अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे X मोल्स ऑफ CO2 आएगा, Y/2 मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में देखो टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 2x प्लस Y/2। ठीक है, और उसका भी हाफ लेना है क्योंकि फॉर्मूला O2 है। अगर उसको सिंप्लीफाई तरीके से लिखें तो इट इज x प्लस y CXHY प्लस x प्लस y/4 moles of oxygen gives x moles of CO2 and y/2 moles of water। ठीक है, अब आप सब जानते हो कि अगर हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है इस कंपाउंड का, तो वी जस्ट नीड द रेशियो ऑफ x to y। सो फॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, कार्बन इज टू हाइड्रोजन विच इज सेम एज x इज टू y। और अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू 2 लिख दूं, ये x/y बन जाएगा। देखिए देखिए ध्यान से, अगर हमारे CXHY रिएक्ट कर रहा है तो उससे x मोल्स ऑफ CO2 बन रहा है, y/2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है हमेशा। अगर CXHY का एक मोल ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जिस रेशियो में बनेगा, दैट रेशियो इज ऑलवेज x to y/2। मोल कॉन्सेप्ट से आपको सिखाया ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर परफॉर्म होगी तो इसका x मोल इसका y/2 मोल हमेशा बनेगा, डिफॉल्ट है, तो चाहे जैसे रिएक्शन हो। तो जो मोल्स ऑफ CO2 बन रहा है और जो मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है उसका डबल हमेशा x to y रेशियो बनेगा। जो मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सो y/2 into 2 is y। सर 2x to y बनेगा। ध्यान से देखो तो समझ नहीं, हमें मोल्स ऑफ CO2 जो बन रहा है वो x है और जो मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है वो y/2 है। y/2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो y बनेगा। सर x में भी तो करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों ऊपर नीचे थोड़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y/2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x में भी तो करेंगे बैलेंस करने के लिए। बैलेंस थोड़ी कर रहे हैं, हमें x/y की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास x/2y पता है, x/y/2 पता है, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो नीचे तो x/y आ जाएगा। अरे जो नीचे 2 लिखा उसको राइट साइड में लिख लो तो 2x/y बन तो गया, ऐसे समझ लो। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 2x/y आ रहा है। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। हमें x/y चाहिए तो हमने 2 डिवाइड कर दिया इस तरह।
हमारा एम क्या है, पहले हमें अपना एम समझना है। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये समझना होता है व्हाट वी नीड दिस नंबर। जब तक मुझे एक्स टू वाई नहीं मिलेगा तब तक मेरा सवाल नहीं सॉल्व हो सकता। एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आपको स्ट्रेटेजिकली समझना पड़ेगा कि क्या गिवन है, उससे क्या नेक्स्ट निकालूं, फिर क्या नेक्स्ट निकालूं, लाइक दैट यू हैव टू प्रोसीड। ठीक है, तो हमें एक्सेस टू वाई चाहिए, तो हमने समहाउ ये ट्रिक अप्लाई कर दी। तो अब आप चाहो तो इसे ट्रिक की तरह याद रख सकते हो कि अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना हो और उसमें CO2 और वाटर के मोल्स दिए हो, तो मोल्स ऑफ CO2 और वाटर का डबल करके जो रेशियो आता है वो एक्सेस टू वाई आ जाता है। अब आप इससे फटाफट सॉल्व करो एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ से हमारा एक्स वाई वाई अगर हम निकालेंगे तो CO2 दे रखा है 3.38 ग्राम, इसमें 44 से डिवाइड करो, ये मोल्स ऑफ CO2 आ गए। वाटर फॉर्म हो रहा है 0.69 ग्राम, उसमें 18 से डिवाइड करो, ये वाटर के मोल हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सिंपलीफाई करके बताना है कितना आ रहा है। नीचे आपने जब 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवा? हाँ बेटा, सर नीचे आपने जब 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया? मैथ से अब तुम इतनी बेसिक इक्वेशन में बार बार परेशान हो जा रहे हो, अलग से लिखो। देखो यहाँ पे अगर नहीं क्लिक कर रहा तो राइट डाउन सेपरेटली। अगर मैं बोलूँ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर लिखो, कितना आएगा? x अपॉन y बाई 2। इतना समझ आ रहा है? पहले अब x अपॉन y बाई 2 को 2xy लिख सकते हैं, और जो 2 लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दो, तो उसमें क्या दिक्कत है? अभी आया समझ? अरे अलजेब्रा में जो नंबर ऊपर लिखा होता है उसको राइट साइड में जाकर अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड कर दिया जाता है, उसमें क्या है? हमें चूंकि x बाई वाई चाहिए तो हमें x बाई वाई निकालना है। एम्पिरिकल फॉर्मूला तभी निकलेगा कंपाउंड का जब हमें एक्सेस टू वाई पता चल जाएगा। जब तक एक्सेस टू वाई नहीं पता चलेगा तब तक एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल नहीं सकता। समझ आया? मोल्स ऑफ CO2, भाई पहले मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट हम इसीलिए तो बोल रहे थे पिछली क्लास में कि आप लोग मास से मत करना, मोल का कॉन्सेप्ट सीखो। तो मोल का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो CO2 और वाटर किस रेशियो में बनेंगे? हमेशा x/y/2। ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट हमेशा अपने मोल्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो में बनते हैं। तो अगर CO2 और वाटर बन रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर x and y/2, तो CO2 और वाटर के मोल्स का रेशियो इतना है हमेशा x/y/2। तो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर मैंने लिखा x अपॉन y/2। जो y/2 है उसका 2 ऊपर चला गया तो 2x/y हो गया, फिर 2 को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया, सो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर इनटू 2 इज इक्वल टू x/y। हमें x/y चाहिए तो हमने उसी ट्रिक से x/y निकाल लिया। अभी ओके? तो ये सिंपलीफाई करके बताना है कितना आ रहा है नंबर आपका। मेरी समझ से क्लोज टू 1 आना चाहिए। देखो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो थोड़ा तो दिमाग खर्च करना पड़ता है भाई, नॉट आज सिंपल थिंग्स। ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्टी पूछते हैं, बट पूछते तो है, कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगती है। तो हमने क्या करा, पहले मोल्स की टेक्निक लगा के ये डिसाइड करा कि CO2 और वाटर का रेशियो x/y/2 है। फिर हमने मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर को x/y/2 लिखा, तो उसको लिखा तो वो 2x/y बन गया। हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x/y चाहिए, इसलिए हमने 2 को लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया। ये मुझे लगता है सॉल्व होके सर अप्रोक्सीमेटली 1 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट 1 आ रहा है। हाँ परफेक्ट। तो ये अगर अप्रोक्सीमेटली 1 आ गया है तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH। तो इतना पार्ट सॉल्व होने से हमें पता चल गया कि हमारा आंसर या तो B आएगा या C आएगा। अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो अब देखो क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन और गिवन है, इससे मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। तो आपको बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP इज
11.45 ग्राम, और हमें पता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कितना होता है? 22.7 लीटर्स। तो क्वेश्चन में दिया है कि 10 लीटर का जो मास है वो दे रखा है 11.45 ग्राम। तो 22.7 लीटर का जो मास होगा वही मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्योंकि एक मोल का मास ही मोलर मास होता है। ये सॉल्व करके निकालिए कितना आ रहा है। 26 आ रहा है अप्रॉक्स। तो ये 26 आ रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 26 हो गया, और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट अगर कैलकुलेट करोगे तो 13 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 26/13 मींस 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा? C2H2। अब आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार, कुछ डिफिकल्टी हो तो बताओ। सर आपने शुरू में जब इक्वेशन बनाई थी तो वो कैसे बनाई थी, एक बार वो समझा दीजिए। मैंने शुरुआत में देखो पहले क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप। हाँ, फर्स्ट स्टेप है इक्वेशन बैलेंस करके लिखी। क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास फ्यूल था उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के CO2 और वाटर बन रहा है, और कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला मान लिया, और ये गिवन है कि जो फ्यूल गैस है उसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला विल बी ऑफ टाइप CXH5। ठीक है, कुछ भी हो सकता है XY, मुझे नहीं पता क्या नंबर होगा, बट फॉर्मूला विल बी सर्टेनली ऑफ टाइप CXH5। इतना क्लियर है पहले? तो मैंने फॉर्मूला लिखा CXH5, उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, उससे CO2 बनाया, वाटर बनाया। नाउ बैलेंस द इक्वेशन। तो जब आप बैलेंस करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन X है, तो राइट हैंड साइड में भी कार्बन X दिया, हाइड्रोजन Y है, तो यहाँ Y/2 करेंगे तो H2 से मल्टीप्लाई होकर Y बन जाएगा H। फिर ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2X प्लस Y/2, और यहाँ फॉर्मूले में क्या है? O2 है, तो उसका आधा करना पड़ेगा। तो देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया पहले। फिर सर मोल O2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसे आया? इसका O2 का कोएफिशिएंट कैसे आया? राइट हैंड साइड में पहले ऑक्सीजन 2x गिरो प्लस कितना है? 5/2। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन गिरो कितना है पहले? 2x प्लस y/2। कितना O है? सर वही 2x प्लस 5/2 कैसे आया? अरे सम करो ना, x into 2। कैसे निकालते हैं कोएफिशिएंट? अरिथमेटिक सॉल्व करते हो तो अलजेब्रा की तरह करो ना। अलजेब्रा में क्या डर लग रहा है क्या? यहाँ पे x कोएफिशिएंट है, आगे 2 है। अगर यहाँ लिखा होता 2 CO2 तो कितना ऑक्सीजन होता? 2। अगर फॉर्मूले में कहा था 2 CO2 तो हाउ मेनी ऑक्सीजन वी हैव? 1। 4। ओके, हाँ 4 सॉरी। तो बैलेंस करते हैं, कैसे करते हैं? जो नंबर लिखा है उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो x CO2 लिखा है तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2x। नहीं समझ आ रहा? आ गया। और फिर वाटर में कितना है? एक ऑक्सीजन है तो y/2, तो 2x प्लस y/2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? O2 लिखा है, तो उसका हाफ कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। समझ गया सर। जो आप नंबर से बैलेंस कर रहे थे वो अलजेब्रा से बैलेंस करो, बस कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। अरिथमेटिक्स जगह अलजेब्रा लगाना है, सिंपल। इसीलिए एडवांस का क्वेश्चन है। अगर सीधे सीधे बैलेंस हो जाता तो कोई भी कर देता। ठीक है, तो उसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक ये याद कर लो, आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। द ट्रिक इज दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 2 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अगर कभी भी लिखेंगे तो हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड के केस में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो x/y पता चल जाता है। दिस इज अ ट्रिक। अगर हम मोल्स ऑफ CO2 और मोल्स ऑफ वाटर का डबल करके रेशियो लिख लें, दैट रेशियो गिव्स यू डायरेक्टली x/y। और अगर डायरेक्टली x/y पता चल जाएगा तो उससे आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और एम्पिरिकल फॉर्मूले से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो आगे का प्रोसीजर है। ठीक है, क्लियर हुआ पहले क्वेश्चन सबको? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सर एक बार मास के लिए बता दीजिए।